नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी को कैसे क्रैक करें। साथ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में। साथ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रत्येक पक्षों को जानेंगे हम लोग, उससे बनने वाला प्रत्येक वैकल्पिक बहुवैकल्पिक प्रश्न को भी समझेंगे, साथ में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 67वीं बीपीएससी में देखा जाता है कि आधुनिक भारत से बहुत सारा प्रश्न, कम से कम 20-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और तो यह जरूरी हो जाता है आधुनिक भारत के प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त था क्या, उसका अर्थ क्या हुआ। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है यह दो शब्दों के मेल से बना है। एक है आपको रैयत और दूसरा है आपको वाड़ी। तो रैयत का मतलब होता है किसान, वहीं वाड़ी का मतलब हुआ बंदोबस्त या समझौता। तो मतलब यह हुआ कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त उस बंदोबस्त या उस भू राजस्व प्रणाली को कहा गया, उस भूमि से लगान लिए जाने वाली पद्धति को कहा गया जिसमें भूमि के लगान के लिए सीधे किसानों से समझौता किया गया, सीधे रैयतों के साथ समझौता किया गया, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। अब सवाल उठता है कि यह किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ। तो मुख्य रूप से यह मद्रास प्रेसिडेंसी, साथ में बम्बई प्रेसिडेंसी और कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू था। अब हम इसके विशेष तथ्यों को भी समझ लेते हैं जो पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जहाँ तक क्षेत्र की बात है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, साथ में आपको बम्बई, उस समय मुंबई नहीं बम्बई था, बम्बई प्रेसिडेंसी में मुख्य रूप से लागू था। इसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू था। और माना यह जाता है कि ब्रिटिश जो भारत में रह रहे थे और उनका जो भी साम्राज्य विस्तार था भारत में उस समय, उसके टोटल 51% क्षेत्र में, 51% क्षेत्र में यह लागू था। कौन सा भाई? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अर्थात ब्रिटिश भूभाग में, भारत के अंदर ब्रिटिश भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्रों में लागू था। कौन सा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब हम यह समझ लेते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या था, विकसित कैसे हुआ, और तब हम यह जानेंगे कि इसकी, या पहले हम यह जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तब हम समझेंगे कि कैसे इस विकास कैसे हुआ। तो वास्तव में ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, जिस समय बंगाल में चल रहा था अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस के द्वारा 1790 ईस्वी में लागू किया गया था, उसी समय दक्षिण भारत में कई भू राजस्व प्रणालियाँ अस्तित्व में थीं और अब विकसित हो रही थी। ठीक है, तो हम यह समझ लेते हैं कि बंगाल में जब अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था तो यहाँ कई प्रकार की भू प्रणालियाँ चल रही थी। उसी में से जो सबसे सफल होकर के उभर के आई वह थी आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स था, क्या क्या विशेषताएँ थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त की। तो एक नंबर में समझौता जो है वह किसानों के साथ किया गया। किसके साथ समझौता किया गया? किसानों के साथ। किसानों के साथ समझौता, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि भूमि का जो मालिक था उसे किसानों को माना गया। भूमि मालिक किसको माना गया भाई? किसान को माना गया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया भूमि मालिक किसान। तीसरी नंबर बात, इसमें यह विशेषता थी कि भूमि को अब खरीदा और बेचा जा सकता। भूमि खरीदा, बेचा और साथ में बंधक भी रखा जा सकता था। चौथी जो विशेषता थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त की वह यह थी कि जब तक लगान चुकाएंगे किसान, लगान चुकाने तक भूमि छीना नहीं जा सकता था। भूमि छीना नहीं जा सकता था, अर्थात जब तक किसान लगान चुका रहे थे तब तक उनसे भूमि नहीं लिया जा सकता था। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं को और भी समझते हैं कि भू राजस्व की दर क्या थी। तो भू राजस्व की जो दर थी वो उपजाऊ क्षेत्रों में, मतलब उपजाऊ क्षेत्रों में इसकी जो भू राजस्व की दर थी वह था आपको 3/5। मतलब अगर 5 किलो अनाज कोई किसान उपजा रहा है तो 3 किलो कंपनी को देना था। और जो कम उपजाऊ क्षेत्र थे
वहाँ 50% मतलब 1/2 या 50% देना था। अच्छा, अब हम और भी समझ लेते हैं कि जो बंजर भूमि था वह चला गया सीधे कंपनी या अंग्रेज़ों के पास। जो बंजर भूमि थी कंपनी के पास चली गई। मतलब जितने भी बंजर भूमि थे या सार्वजनिक स्थल जिनका इस्तेमाल नहीं होता था, तो वे सारे के सारे पर कंपनी का अपना अधिकार हो गया। और ये सारी जो थी आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताएं थी। अब हम समझते हैं कि विकास कैसे हुआ। तो टॉमस मुनरो था, उसके समय में यह विकसित होता है। कौन सा भाई? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो माना यह जाता है कि जब मद्रास में टॉमस मुनरो को निजाम से प्राप्त क्षेत्र का कलेक्टर बनाया जाता है, तो वहाँ पे वह रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। और कालांतर में गवर्नर जब बना 1820-27 ईस्वी के बीच में मद्रास का, तब वह इसको विधिवत रूप से भी लागू किया था। मतलब अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में जो 2 क्षेत्र थे, एक था आपको मद्रास प्रेसिडेंसी और दूसरा था आपको बम्बई प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जहां टॉमस मुनरो को श्रेय दिया जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लागू करने का, वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन को यह श्रेय दिया जाता है। अर्थात टॉमस मुनरो ने जहां मद्रास में इसे लागू किया था, वहीं एल्फिंस्टन ने बम्बई में लागू किया था। और इस प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि अब हम यह समझ लेते हैं, अभी हमने समझा था क्या क्या विशेषताएं थी। अब हमने जाना किस क्षेत्र में लागू हुआ था और किसने लागू किया। अब हम यह समझ लेते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू क्यों किया गया, क्या कारण था भाई। जब अस्थायी बंदोबस्त ऑलरेडी बंगाल में चल रहा था तो क्या आवश्यकता थी, तो उसको हम समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वास्तव में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में, उससे कंपनी को हानि हो रही थी। किस प्रकार की हानि हो रही थी भाई, कैसे हानि हो रही थी? तो हानि यह हो रहा था कि अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व के दर को भी निश्चित कर दिया गया था। तो वैसे में जो 1790 ईस्वी में निर्धारित किया गया था, वहीं भू राजस्व आपको आज़ादी के समय तक उन क्षेत्रों से वसूल किया जाता रहा। अब आप समझ सकते हैं कि मुद्रा के डिवैल्यूएशन से, मुद्रा की जो अवमूल्यन होती है, तो 100 साल के आज जो वैल्यू है 100 रुपये का, क्या 100 साल के बाद भी 100 रुपये का वही वैल्यू रहेगा? नहीं। 100 रुपये में जो चीज़ें आज हम खरीद पा रहे हैं, 100 साल के बाद पता चलेगा कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक यही स्थिति था कि अस्थायी बंदोबस्त से हानि हो रही थी। मतलब रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का कारण क्या था भाई? तो अस्थायी बंदोबस्त से हानि हो रही थी, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारों के साथ समझौता किया गया था, जबकि इधर हम देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कि किसानों के साथ समझौता किया गया था। तो वास्तव में बंगाल में एक जमींदार वर्ग हुआ करता था, परंतु मद्रास में स्पष्ट जमींदार वर्ग का अभाव था, स्पष्ट जमींदार वर्ग का अभाव था। इसलिए यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तीसरी बात यह देखा गया था कि बंगाल में रैयतों का मतलब किसानों का बड़े पैमाने पर जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा था। तो इसमें किसानों को बचाने के लिए या रैयतों को बचाने के लिए भी एक प्रकार से किसानों को शोषण से बचाने के लिए एक प्रकार से इस समझौता को लाया गया था या इस बंदोबस्त को लाया गया था। एक तीसरी नंबर बात। आगे हम देखते क्या हैं, मतलब अब हम यह समझते हैं कि और भी क्या रीजन थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने के। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में एक और भी बात थी जिसको समझना है कि कंपनी जो चाहती थी कि आय जो हो उनकी वह निश्चित हो जाए, और 5वां नंबर कि कृषि का विकास भी हो। परंतु जब हम बात करते हैं, ये तो हो गए मोटे मोटे तथ्य कि क्यों अस्थायी बंदोबस्त को नहीं लागू करके रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लाया गया। परंतु अब हम समझते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितना सफल रहा और क्या क्या लाभ हुए या उसके हानि क्या थे। तो वास्तव में चाहे अस्थायी बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, भारत में जो भी था लगान प्रणाली, इसमें लगान की जो मात्रा होती थी, दर होती थी, इतनी अधिक होती थी कि किसानों का शोषण खूब होता रहा। और कालांतर में यह देखा गया कि किसानों का इतना अधिक शोषण हुआ कि उनको भोजन चलाने के लिए, भरपेट खाने के लिए, बाल बच्चों को खाना खिलाने तक के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और फाइनली वे महाजनों के चंगुल में फंसने लगे। किसके चंगुल में भाई? महाजनों के। किसके लिए? टैक्स चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए। और महाजनों के चंगुल में जैसे फंसे तो ये भूमि भी अब चली जाने लगी किसके पास? महाजनों के पास। मतलब
जो भूमि पहले किसानों के पास था, मजबूरी बस जो कर्ज लेते थे महाजन से, सेठ से, साहूकार से, अब उस कर्ज के बदले में इनको अपनी ज़मीनें देनी पड़ती थी और एक प्रकार से नया भूस्वामित्व उत्पन्न हो गया। महाजनों के पास वो ज़मीनें जाने लगी और एक प्रकार से गुलामी की तरफ या दासत्व की तरफ धकेले जाने लगे किसान लोग, और ये बहुत बड़ा सेटबैक था रैयतवाड़ी बंदोबस्त का भी। तो हम यह समझ सकते हैं कि चाहे वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, अस्थायी बंदोबस्त हो, महलवाड़ी हो, सभी ने कहीं ना कहीं किसानों को कमर को तोड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट किया। लोग ऋणग्रस्तता की तरफ बढ़े और ऋणी होते गए, उनकी जो संपदा थी, क्रय शक्ति थी, वो घटने लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को पसंद करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।